जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। जो जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट हम चला रहे थे, आज उसमें हम 8वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, जो जीके जीएस का चल रहा था। आपको ऊर्जावान बनाने के लिए आज का कोट ये रहा: परिस्थितियों से हारे नहीं, जमकर मुकाबला करें, क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उदय काल में अंधेरों से लड़कर उसे भगाना होता है, तभी वह प्रखर निखरता है। ठीक है, तो परिस्थितियां सूर्य के सामने भी आती हैं। जब तक वो उन अंधेरों से लड़ेगा नहीं, उनको भगाएगा नहीं, तब तक वो अपनी मतलब प्रखरता को निखार नहीं सकता। ऐसे ही कुछ हमारे साथ होता है। जब तक हम परिस्थितियों से लड़ते नहीं हैं, जब तक उनसे जूझते नहीं हैं, तब तक परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि हमेशा परिस्थितियां प्रतिकूल रहती हैं, कभी ना कभी तो अनुकूल रहेंगी। तो लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए परिस्थितियों से। ठीक है, तो इस ऊर्जावान कोट के साथ आज का पहला क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका: निम्न में से कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो एक कॉपी और पेन लेकर के आप बैठिएगा। तो पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो निम्न इस क्वेश्चन का ऑप्शन होने वाला है आपका कलिंग पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? कलिंग पुरस्कार। ठीक है, अगर मैं कलिंग पुरस्कार की बात करूं तो ये आपका 1952 में स्टार्ट हुआ था और ये कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार आपका दिया जाता है। अगर मैं इसके बनाने वाले की बात करूं, अगर संस्थापक की बात करूं कलिंग फाउंडेशन के, तो वो थे आपके बीजू पटनायक। कौन थे? तो बीजू पटनायक। ठीक है, तो जो बीजू पटनायक थे वो आपके कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक थे, बीजू पटनायक। और ये आपके जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, कब दिया जाता है? तो 1952 से स्टार्ट हुआ है, कलिंग फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है? तो आपका 10 दिसंबर को दिया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आपको पता है कि विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस दिन कलिंग पुरस्कार वितरित करे जाते हैं। ठीक है, और ये पुरस्कार जो है वो ये पुरस्कार आपका द्विवार्षिक है। कैसा है? तो द्विवार्षिक है, यानी कि 2 साल बाद आपको ये पुरस्कार देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान निभाते हैं। अगर मैं पुलित्जर पुरस्कार की बात करूं तो ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है आपका पुलित्जर पुरस्कार। और अगर इसकी शुरुआत की बात करूं तो 1917 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के द्वारा ये आपका प्रदान किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर मैं ऑस्कर की बात करूं तो इसकी शुरुआत आपकी 1929 से होती है। किससे? 1929 से होती है। और इसको अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अकादमी पुरस्कार किसको कहते हो आप? तो ऑस्कर पुरस्कार को। और यह फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। वहीं अगर मैं ग्रैमी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं ग्रैमी की बात करूं तो इसकी शुरुआत 1959 से होती है। कब से? 1959 से होती है। और यह संगीत क्षेत्र में, संगीत जगत में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। संगीत जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार हो जाएगा आपका ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, अगर ग्रैमी पुरस्कार की बात करता हूं तो कौन सा भारतीय था, कौन भारतीय थे जिनको सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार मिला था? तो पंडित कौन हो जाएंगे? पंडित रविशंकर। कौन? रविशंकर। ठीक है, तो पंडित रविशंकर को यह पहला ग्रैमी पुरस्कार, यानी कि पहले भारतीय बने थे जिनको यह ग्रैमी पुरस्कार मिला था। और पंडित रविशंकर क्या हैं आपके? तो सितार वादक थे। क्या है? क्या थे? सितार वादक। ठीक है, तो ये क्या बजाते थे? आपका सितार बजाते थे। इस क्वेश्चन में इतनी बातें थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आलू अनुसंधान संस्थान। आलू अनुसंधान संस्थान आपका कहां पर है? आलू अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका किस जगह पर अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है शिमला। कहां पर है? शिमला। ठीक है, तो शिमला में आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान अवस्थित है। ठीक है, वहीं मैं देहरादून की बात करता हूं तो देहरादून में आपका इंडियन
फॉरेस्ट कॉलेज हो जाएगा। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहां पर है? तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज आपका देहरादून में है, ठीक है। वहीं अगर नई दिल्ली की बात करूं तो इसमें अनुसंधान आपका, ठीक है, तो कौन सा है आपका? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहां पर है आपका? अनुसंधान संस्थान आपका नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर पुणे की बात करूं तो भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहां पर है आपकी? भारतीय मौसम वेधशाला आपकी पुणे में है, ठीक है। तो भारतीय मौसम वेधशाला आपकी पुणे में है, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है भाई? फलों का, ठीक है। तो जो फलों का अध्ययन किया जाता है वो आपका शाखा हो जाएगी पोमोलॉजी। कौन सी हो जाएगी? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत आपका फलों का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं वहीं सिस्मोलॉजी की बात करता हूं तो भूकंप का अध्ययन करते हैं। किसका? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं वहीं न्यूरोलॉजी की बात करता हूं तो आपका तंत्र का अध्ययन आपका किसमें किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी में किया जाता है। अगर मैं वहीं आपके ओडोंटोलॉजी की बात करूं तो यहां पर आपका दांत का अध्ययन हो जाएगा। किसका अध्ययन हो जाएगा? तो दांत का अध्ययन। तो दांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आपका ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। वहीं तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं सिस्मोलॉजी की बात करूं तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है और पोमोलॉजी में आपके फलों का अध्ययन किया जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल जमीन से जमीन, यानी कि सरफेस टू सरफेस, जमीन से जमीन, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है? क्या है? पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका पृथ्वी, ठीक है। जो पृथ्वी मिसाइल है वो आपकी जमीन से, यानी कि सरफेस टू सरफेस वार करती है ना। वहीं अगर आकाश की बात करूं तो आकाश आपकी जमीन से आकाश में वार करती है, यानी कि जमीन से कह सकते हो आकाश या हवा में, ठीक है। तो जमीन से आकाश हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश हो जाएगी। वहीं अगर त्रिशूल की बात करूं तो यह भी आपकी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो त्रिशूल और आकाश आपकी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। वहीं अगर नाग की बात करूं तो ये आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। तो कैसी है? एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है। इस क्वेश्चन की बात ये थी, है ना। तो जमीन से जमीन मार करने वाली पृथ्वी हो जाएगी, आकाश हो जाएगी आपकी जमीन से हवा में मार करने वाली, त्रिशूल हो जाएगी आपकी जमीन से हवा में मार करने वाली, और नाग मिसाइल जो है वो आपकी एंटी टैंक मिसाइल है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार किसमें नहीं पाया जाता? डीएनए में नहीं पाया जाता, ठीक है। डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए की फुल फॉर्म हो जाती है आपकी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। वहीं अगर इसमें नाइट्रोजनी क्षार की बात करूं तो इसमें 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, 4 नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो 4 नाइट्रोजनी बेस कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका एडेनिन, दूसरा होता है आपका ग्वानिन, तीसरा होता है आपका साइटोसिन, और चौथा होता है आपका थाइमिन। तो ये 4 आपके नाइट्रोजनी बेस किसमें पाए जाते हैं? तो आपके डीएनए में पाए जाते हैं, ठीक है। तो डीएनए में एजीसीटी जो क्षार हैं आपके डीएनए में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं, ए जो है वो आपका टी के साथ में बॉन्ड बनाता है, और कौन सा बनाता है? तो आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वहीं अगर मैं सी की बात करूं तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आपका जी के साथ बनाता है, यानी कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ में बॉन्ड बनाता है, वहीं ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ में आपका बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका थाइमिन है, यानी कि इसमें यूरेसिल नहीं है। अगर यूरेसिल की बात करूंगा तो यूरेसिल आपका आरएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी क्षार है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी।
अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति लोकसभा स्पीकर की नहीं है। तो लोकसभा स्पीकर की कौन सी शक्ति नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको बताएं तो कौन सी नहीं है, तो वह धन विधेयक को प्रमाणित करता है, बिल्कुल सही है, करता है, यानी कि ये शक्ति है उसकी। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है, ये भी करता है, ठीक है। वहीं अगर सदन की प्रक्रिया का संचालन करता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद सदन के सदस्यों को शपथ दिलाता है, ठीक है। तो ये इसकी शक्ति नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति जो है सदन के सदस्यों को शपथ दिलाने की शक्ति किसकी होती है, तो आपकी प्रोटेम स्पीकर की होती है। किसकी होती है, प्रोटेम स्पीकर की होती है, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर के दो काम होते हैं, एक तो नवनिर्वाचित जो आपकी लोकसभा चुनकर के आई है उसके सदस्यों का क्या करवाना, उसके सदस्यों को शपथ दिलवाना, और दूसरा उसके अध्यक्ष का चुनाव करवाना, उसके अध्यक्ष का चुनाव करवाना। तो ये आपके प्रोटेम स्पीकर के कार्य होते हैं। वहीं अगर धन विधेयक को प्रमाणित करता है कौन, तो लोकसभा स्पीकर करता है। धन विधेयक की बात आपके आर्टिकल 110 में कही गई है, ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्धारण लोकसभा का स्पीकर ही करता है। वहीं अगर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करूं तो आर्टिकल आपका 108 कहता है कि संयुक्त बैठक के बारे में प्रावधान करता है। जब लोकसभा और आपकी राज्यसभा में किसी विधेयक को लेकर के सहमति नहीं बनती है, तो तब 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। तो अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। इतनी बातें इस ऑप्शन में थी। उसके बाद अगर सदन की प्रक्रिया का संचालन करता है तो ये कौन करता है, आपका लोकसभा स्पीकर, ठीक है। तो आप इन चीजों को नोट डाउन करते चलना, ताकि एग्जाम टाइम पे जब लास्ट टाइम आता है तो रिवीजन में ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की, किसको, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर मैं आर्टिकल 171 की बात करता हूं तो आर्टिकल 171, ठीक है। तो आर्टिकल 171 में जो राज्यपाल है वो आपका 1/6 सदस्य आपका विधान परिषद में, कहां पर, तो विधान परिषद में मनोनीत करता है। किसमें, विधान परिषद में मनोनीत करता है। कितने सदस्य, 1/6 सदस्य, ठीक है। तो किन क्षेत्रों से होते हैं ये, तो क्षेत्र आपके हो जाते हैं, पहला आपका विज्ञान के क्षेत्र से, विज्ञान, दूसरा होता है आपका कला, तीसरा होता है आपका साहित्य, चौथा होता है आपका समाज सेवा, और छठवां होता है आपका सहकारिता, ठीक है। तो सहकारिता, तो ये 5 क्षेत्र होते हैं जहां से आपका राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो कौन से आर्टिकल के तहत करता है, तो 171 वो आर्टिकल है। अगर मैं 174 की बात करता हूं तो 174 में जो आपका राज्य का विधान मंडल होता है, तो इसके सत्रों को बुलाना और उनका सत्रावसान करने की शक्ति, ठीक है, सत्रावसान करने की शक्ति तो किसके पास है, तो ये आपकी राज्यपाल के पास है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है, 174 देता है। वहीं अगर मैं 200 की बात करूं तो 200 की है आपकी कि विधेयकों को अनुमति देना, ठीक है, विधेयकों को अनुमति देना। तो विधेयकों को अनुमति आपका राज्यपाल 4 तरीकों से दे सकता है। पहला है आपका कि विधेयक पर अनुमति दे सकता है, दूसरा है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है, और पुनर्विचार के बाद अगर वापस आया तो वो बाध्य होगा उसको विधेयक को पास करने के लिए। और एक है आपका कि राष्ट्रपति के विचाराधीन उस विधेयक को रख सकता है, और चौथा है आपका कि वीटो का इस्तेमाल करके अपने पास रख सकता है। तो ये 4 तरीकों से विधेयकों पर अनुमति राज्यपाल देते हैं। 171
1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनयन करते हैं राज्यपाल। 174 विधान मंडल के सत्रों को आहूत करना या बुलाना और उसके बाद सत्रावसान करना, ठीक है, 174 बताता है। 200 बताता है विधेयकों को अनुमति दे सकते हैं राज्यपाल। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है, ठीक है, भारत के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सा जो देश है वो भारत के साथ न्यूनतम सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहां पर। तो सबसे पहला जो देश मिलने वाला है आपको, सबसे पहला जो देश मिलने वाला है आपको वो है, यानी कि इसमें स्थल सीमा की बात करी गई है, ठीक है। तो सबसे पहला जो देश मिलने वाला है आपको वो है आपका चाइना, ठीक है। ये वाला जो देश पड़ता है वो आपका है नेपाल, ठीक है। कौन सा है? नेपाल है। और यहां पर आपको देखने को मिलता है ये है आपका पाकिस्तान, ये क्या है आपका पाकिस्तान। और यहां पर आपको एक छोटा सा यहां पर छोटी सी सीमा लगाता हुआ एक देश मिलेगा जिसका नाम है अफगानिस्तान, ठीक है। यहां पर आओगे तो ये है आपका भूटान, ये है आपका भूटान। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। वहीं अगर मैं इधर साइड की बात करूंगा तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? तो ये आपका म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। तो कितने देश स्थल सीमा लगाते हैं भारत के साथ? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 देश जो हैं वो भारत के साथ स्थल सीमा लगाते हैं। वहीं अगर अफगानिस्तान की बात करता हूं तो 106 किलोमीटर केवल एक राज्य से, जो कि लद्दाख है, उससे सीमा साझा करता है, ठीक है। तो सबसे 106 किलोमीटर, ठीक है। वहीं अगर मैं वहीं बांग्लादेश की बात करता हूं तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। सर्वाधिक सीमा साझा कौन करता है? आपका बांग्लादेश करता है, ठीक है। और वहीं सबसे कम सीमा साझा करता है आपका, तो आपका अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बांग्लादेश के बाद बात करूं तो आपका चाइना 3488 किलोमीटर की सीमा साझा भारत के साथ करता है, ठीक है। वहीं अगर नेपाल की बात करूं तो नेपाल आपका 3323 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है, ठीक है। वहीं अगर म्यांमार की बात करूं तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। कितनी सीमा साझा करता है? तो आपकी 1751, ठीक है। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। आपकी 2333 किलोमीटर की जो सीमा है वो आपकी पाकिस्तान करता है। 3323 किलोमीटर की सीमा आपका पाकिस्तान करता है। वहीं अगर म्यांमार की बात करूं तो 1751, ठीक है, 1751 म्यांमार करता है। कितना करता है? म्यांमार करता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं 1643 की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा नेपाल। 1643 नेपाल है, वहीं आपका 1751 म्यांमार है। और भूटान की बात करता हूं तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इतनी बातें थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगर भारत के साथ में देखूं तो भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य देश कौन सा है? तो बांग्लादेश 4096। दूसरे नंबर पर आता है आपका चाइना जो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तीसरे नंबर पर आता है आपका पाकिस्तान जो आपका 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपका म्यांमार जो कि 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पांचवें नंबर पर आता है आपका नेपाल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। छठवें नंबर पर आता है आपका भूटान जो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वहीं सातवें नंबर पर आता है आपका अफगानिस्तान जो कि 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा था कि न्यूनतम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान। कितनी सीमा साझा करता है भारत के साथ? तो 106 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत के बाहर है, भारत में नहीं है, यानी कि भारत के बाहर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है आपका सतलज। सतलज का अगर मैं उद्गम स्थल देखूं तो ये आपका हो जाता है, कहां पर है आपका? तो आपका तिब्बत में। कहां पर आपका? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के पास एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल, ठीक है। एक कुंड कह लीजिए, राक्षस ताल कुंड से किसका उद्गम होता है? तो सतलज नदी का उद्गम होता है। और ये जब भारत में प्रवेश करती है,
ऐसे समझिएगा, जब ये भारत में प्रवेश करती है तो किस दर्रे से होकर के करती है, ठीक है। तो जब ये भारत में प्रवेश करती है तो ये सिपकीला दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर अगर इसका उद्गम स्थल मानूं तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में क्या पड़ता है, तो ये आपका सिपकीला दर्रा पड़ता है, ठीक है। सिपकीला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है और कहां पर करती है, तो आपका हिमाचल प्रदेश में, और यहां से ये निकल के कहां किस में मिल जाती है, तो आपकी चेनाब नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी सतलज है, ठीक है, सतलज। अगर मैं रावी की बात करता हूं और ब्यास की बात करता हूं, इन दोनों का जो उद्गम स्थल है वो आपका रोहतांग दर्रा है। कौन सा है, तो रोहतांग दर्रे के पास की जगह, रोहतांग दर्रे के पास से रावी और ब्यास का आपका उद्गम होता है, ठीक है। और इसका ब्यास का कहां से होता है, तो रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड से, ब्यास कुंड से, ठीक है। वहीं अगर चेनाब की बात करता हूं तो बाड़ा लाचा ला दर्रे से इसका उद्गम होता है। किससे, बाड़ा लाचा ला दर्रा, ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है। यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, सिपकीला दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा होने के नाते ये जो सतलज नदी है वो आपकी अंदर आती है भारत में, ठीक है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहले भारतीय को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है सी, यानी कि हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को यह नोबेल पुरस्कार 1968 में दिया गया था, और किसके लिए दिया गया था, तो जेनेटिक कोड बनाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। किसके लिए, तो जेनेटिक कोड बनाने के लिए यह पुरस्कार इन्हें मिला था, ठीक है। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करता हूं तो इनको 1913 में साहित्य के लिए इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, 1913 में, और पहले भारतीय थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। तो किसके लिए मिला था इन्हें मिला था आपका गीतांजलि, इनकी कृति थी गीतांजलि के लिए। वहीं सीवी रमन की बात करता हूं तो 1930 में इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसका मिला है, तो भौतिकी का, ठीक है। किसके लिए मिला है इनको, तो रमन प्रभाव के लिए इनको 1930 में इसका नोबेल मिला है। वहीं मदर टेरेसा की बात करता हूं तो इनको 1979 में शांति का नोबेल मिल चुका है, ठीक है। किसका, तो शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में मिल चुका है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है राजधानी, ये बताना है आपको, ठीक है। तो लीबिया की राजधानी ट्रिपोली होती है, ठीक है। मिस्र की राजधानी रवात नहीं है, ठीक है। मिस्र की राजधानी होती है आपकी काहिरा, ठीक है। क्या होती है, कायरा। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, बिल्कुल सही है। लेबनान की राजधानी बेरूत, बिल्कुल सही है। लेकिन मिस्र की बात करूं तो मिस्र की राजधानी काहिरा है, और रवात किसकी राजधानी है, तो रवात इसकी आपकी एक देश है आपका मोरक्को, मोरक्को की राजधानी आपकी रवात है। इस क्वेश्चन में इतना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं मेरे भाई, जुते हुए खेत के। तो जुते हुए खेत के जो प्रमाण मिले हैं वो आपका कालीबंगा से मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर मैं कोटदा से बात करता हूं तो घोड़े के प्रमाण मिले हैं। किसके, घोड़े के प्रमाण कहां से मिले हैं आपके, तो घोड़े के प्रमाण आपके सुरकोटदा से मिले हैं, और यहां से लोथल से भी आपके घोड़े के प्रमाण मिले हैं। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करता हूं तो यहां से कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी की प्रतिमा मिली है, ठीक है। और यहां से क्या मिला है, तो यहां से अन्नागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, ठीक है। यहां से और क्या मिला है, तो यहां से विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। तो ये सभी जो आपके स्थल हैं ये कहां पर हैं, आपके मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला था ए, यानी कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था, ठीक है। जो सिखों की एक लिपि है गुरुमुखी लिपि, जिसमें पंजाबी लिखी जाती है,
उसका आविष्कार करने वाले जो गुरु थे वो आपके गुरु अंगद थे। ठीक है, गुरु अंगद थे। गुरु अंगद जो थे वो आपके दूसरे नंबर के सिख गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक देव आपके पहले नंबर के गुरु थे और इन्होंने ही सिख संप्रदाय की नींव डाली थी। ठीक है, तो सिख संप्रदाय की नींव डालने वाले आपके गुरु नानक देव थे जो सिखों के पहले गुरु थे। गुरु अंगद की बात करूं तो ये दूसरे नंबर के गुरु थे और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। अगर मैं अमरदास की बात करता हूं तो ये तीसरे नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के? तीसरे नंबर के गुरु थे। वहीं अमरदास की और एक और बात कर लूं तो इन्होंने अकबर से भेंट की थी। किससे? मुगल सम्राट अकबर से भेंट की थी और अकबर ने इनकी पुत्री थी, यानी कि अमरदास की पुत्री थी जिनका नाम था बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। तो बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी। कितनी जमीन? 500 बीघा जमीन। ठीक है, तो 500 बीघा जमीन किसकी पुत्री को? यानी कि ये कौन थी? तो ये अमरदास की पुत्री थी। ठीक है, और इनको अकबर से भेंट करने के चक्कर में क्या मिला था? यानी कि अकबर से भेंट करी थी इन्होंने, तो बीबी भानी को 500 बीघा जमीन इन्होंने दान में मिली थी। इसके बाद इसी 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास जो के सिखों के चौथे गुरु थे, उन्होंने इस जमीन पर अमृतसर शहर बसाया। क्या बसाया? अमृतसर शहर बसाया। और इस अमृतसर का पहले जो नाम हुआ करता था वो क्या होता था? रामदासपुर। क्या नाम था? रामदासपुर। ठीक है, तो रामदासपुर पहले नाम हुआ करता था इसका, फिर बाद में चल करके इसका नाम अमृतसर पड़ा। ठीक है, तो इतनी बातें इस क्वेश्चन में आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्य समाज का प्रारंभिक मुख्यालय था? यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किस जगह पर हुई? तो आर्य समाज की स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी बंबई में की गई थी और 1875 में। ठीक है, 1875 में। और आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती ने आपके आर्य समाज की स्थापना करी थी। तो कब करी थी? 1875 में। कहां पर करी थी? बंबई में। तो इसका प्रारंभिक मुख्यालय बंबई में था। अगर लाहौर की बात करता हूं तो 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। फिर उसके बाद अंततः 1898 में इसका मुख्यालय दिल्ली में ला दिया गया। ठीक है, तो दिल्ली में आर्य समाज का स्थान जो मुख्यालय है वो 1898 में बना था। अगर शिकागो की बात करता हूं तो 1893 में यहां पर आपकी क्या हुई थी? तो प्रथम धर्म संसद का आयोजन किया गया था। प्रथम धर्म संसद का आयोजन कहां पर किया गया था? आपका शिकागो में 1893 में। और इस धर्म संसद में भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया था, इनका नाम था विवेकानंद। क्या नाम था? तो स्वामी विवेकानंद ने इस धर्म संसद में भाग लिया था और भाइयों बहनों कह करके संबोधित किया था लोगों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना था। अगला क्वेश्चन है आपका, ठोस का गैस में परिवर्तन, यानी कि ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, जिसको सब्लिमेशन कहते हैं। यानी कि ठोस बिना द्रव में बदले डायरेक्ट किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो उस परिवर्तन को क्या कहते हो आप? ऊर्ध्वपातन। जैसे आपका कपूर का बदलना, ठीक है, कपूर का बदलना, आयोडीन का बदलना, ठीक है, नेफ्थेलीन का बदलना, ये सभी क्या होते हैं? आपके ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बाष्पीकरण की बात करता हूं तो बाष्पीकरण का मतलब होता है कि द्रव का किस में बदलना? द्रव का आपका गैस में बदलना। ठीक है, तो द्रव का आपका गैस में बदलना क्या कहलाता है? द्रव का आपका गैस में बदलना क्या कहलाता है? आपका बाष्पीकरण। ठीक है, वहीं अगर संघनन की बात करता हूं तो गैस का द्रव में बदलना, ठीक है, गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। गलनांक की बात करता हूं तो ठोस का द्रव में बदलना आपका गलनांक कहलाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। ठोस का गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन होता है, वहीं द्रव का गैस में बदलना बाष्पीकरण होता है। संघनन की बात करूं गैस का द्रव में बदलना होता है। गलनांक की बात करूं ठोस का द्रव में बदलना होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में
अप्रदीप्त पिंड वे होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद का प्रकाश नहीं होता है, खुद की ऊष्मा होती है, या इनमें से नहीं। ठीक है, अप्रदीप्त यानी कि नॉन ल्यूमिनस बॉडीज जो होती हैं उनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं तो जैसे आपका चंद्रमा हो जाएगा और जितने भी ग्रह हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रह, चंद्रमा, या जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ऐसे पिंडों को हम नॉन ल्यूमिनस या अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कहां ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम अवस्थित है? तो ईडन गार्डन जो क्रिकेट स्टेडियम है वो आपका कहां पर है? तो आपका कोलकाता में है। ठीक है, अगर मैं क्रिकेट स्टेडियम की बात करूं तो कानपुर में आपका कौन सा है? तो कानपुर में आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? आपका कानपुर में। वहीं अगर नई दिल्ली की बात करूं तो अरुण जेटली, कौन सा है आपका? अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? जिसका पहले नाम फिरोज शाह कोटला होता था। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम इसका नाम होता था। ठीक है, अब इसका नाम बदल करके रख दिया गया अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम। उसके बाद मुंबई की बात करूं तो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है? तो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम आपका मुंबई में है। ठीक है, इतनी बातें इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करता हूं तो आबादी के आधार पर यह पहला हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सर्वाधिक जो आबादी है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है, फिर उसके बाद जो आबादी है आपकी महाराष्ट्र में है, तीसरे नंबर पर आपका बिहार आता है, तीसरे नंबर पर आपका बिहार आता है, और चौथे नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल आता है, और पांचवें नंबर पर आपका मध्य प्रदेश आता है। अगर छठवें नंबर की बात करता हूं तो तमिलनाडु छठवें नंबर पर आ जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन में याद रखिएगा। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। पहले नंबर पर सर्वाधिक अगर जनसंख्या में बात करता हूं तो आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। जो प्रभावित इफेक्टिव आपकी जो अफेक्टिव लिटरेसी है उसकी गणना कैसे की जाती है? तो कुल जनसंख्या से नहीं होती, बच्चों की जनसंख्या से नहीं, वयस्कों की जनसंख्या से नहीं, तो 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से क्या निकाला जाता है? आपके प्रभावित साक्षरता दर निकाली जाती है। ठीक है, 7 वर्ष से ऊपर जो उम्र होती है और वो अपना नाम लिख सकते हैं तो उनको हम साक्षर मान लेते हैं भारत में। ठीक है, तो भारत में प्रभावित साक्षरता दर 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से निकाली जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये हाँ आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, यानी कि शेयर करना है, उन लोगों तक पहुंचाना है जो जरूरतमंद है। ठीक है, जिनको प्रैक्टिस सेट में परेशानी आ रही है, और इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक है, आप हूबहू आप एग्जाम में क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, मेहनत करके इस प्रैक्टिस सेट को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में जिसका नंबर होने वाला है 9, है ना। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद।